स्वागत। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई पर बात करने वाले हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि हम असल में सिर्फ 10% इंसान हैं। हाँ, 10%। हाँ, हमारे शरीर में जो मानव कोशिकाएं हैं उनसे 10 गुना ज्यादा तो सूक्ष्म जीव हैं। मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कीटाणु नहीं है, ये हमारे अनदेखे साथी हैं जो हमारी सेहत से लेकर हमारी खुशी तक सब कुछ तय करते हैं। सही कहा। और देखिए, इसी विचार को केंद्र में रखते हैं एलेना कॉलिन की किताब 10% ह्यूमन। आज हम उसी के कुछ अंशों पर चर्चा करेंगे। अच्छा। ये किताब हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारा शरीर वो एक अकेला किला नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम? हाँ, और इस इकोसिस्टम का 90% हिस्सा कौन है? हमारे ये माइक्रोबियल किराएदार। तो आज हमारा मिशन है इन्हीं सूक्ष्म जीवों की दुनिया की गहराई में उतरना। ये हैं कौन, करते क्या है हमारे लिए? और ये एंटीबायोटिक्स, हमारा खान पान, हमारी ये जो आजकल की साफ सफाई की आदतें हैं, हाँ, इन सब का उन पर क्या असर पड़ रहा है और उससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? खास तौर पर आजकल की बीमारियां, मतलब मोटापा, एलर्जी, डायबिटीज, बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी। ये सब क्यों बढ़ रही हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत शायद लेखिका के अपने अनुभव से करें। हाँ, बताइए। वो मलेशिया के जंगलों में शोध कर रही थी और उन्हें एक टिक ने काट लिया। ओहो। कुछ समय बाद उन्हें एक बहुत ही रहस्यमयी और गंभीर संक्रमण हो गया। एंटीबायोटिक्स का लंबा कोर्स चला। उससे ठीक हो गया होगा संक्रमण? संक्रमण तो चला गया, लेकिन उसके साथ ही उनके शरीर के जो जरूरी वो अच्छे वाले बैक्टीरिया थे ना, वो भी खत्म हो गए। अरे, मतलब कोलैटरल डैमेज। बिल्कुल। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका शरीर अब जीवन से खाली हो गया है, एक बेजान ढांचा। एंटीबायोटिक्स ने बीमारी तो हटाई, पर साथ में शरीर के उन लाखों करोड़ों दोस्तों को भी समझिए बेदखल कर दिया। ये तो बड़ा झटका होगा। इसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया होगा कि भाई हम इन सूक्ष्म जीवों पर कितने निर्भर हैं। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसका जवाब देखिए विज्ञान अब ढूंढ रहा है। अगर ये माइक्रोब्स इतने जरूरी हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम, हाँ, जो बाहरी दुश्मनों को मारने के लिए बना है, वो इन्हें क्यों छोड़ देता है? वो इन्हें दोस्त कैसे मानता है? इसका जवाब शायद विकास में है, लाखों सालों के। बिल्कुल, ये कोई नए मेहमान नहीं है, ये हमारे साथ विकसित हुए हैं। अच्छा। हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें पहचानता है, इनसे सीखता है और इन्हें बर्दाश्त करता है। क्यों? क्योंकि बदले में ये हमारे लिए जरूरी काम करते हैं। जैसे पाचन में मदद करना। हाँ, विटामिन बनाना। और शायद बीमारियों से बचाना भी। बिल्कुल, ये एक तरह की साझेदारी है, लाखों सालों पुरानी। और देखिए, इसी साझेदारी की अहमियत तब और ज्यादा साफ हुई जब वो मानव जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ। हाँ, सुना है। बड़ी उम्मीदें थी उससे तो। बहुत, कि अब हमें हर बीमारी का जेनेटिक राज पता चल जाएगा। पर नतीजा क्या निकला? हमारे पास सिर्फ लगभग 21,000 जीन निकले। बस 21,000? ये तो चावल के पौधे से भी कम है। हाँ। और पानी का एक पिस्सू होता है डैफनिया, उसके 31,000 जीन होते हैं, उससे भी कम। ये तो वाकई हैरानी की बात है। मतलब हमारी सारी जटिलता, हमारी बीमारियां, सब कुछ सिर्फ इन 21,000 जीन्स में नहीं समाया हुआ है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारे माइक्रोब्स का उनका महत्व सामने आता है। अच्छा। कैसे? उनके पास लाखों जीन्स होते हैं। हाँ, लाखों। इसे हमारा दूसरा जीनोम या माइक्रोबायोम कहते हैं। दूसरा जीनोम? हाँ, और ये वो काम करते हैं जिन्हें करने की क्षमता हमारे अपने जीन्स में है ही नहीं। तो असल में हमारी ताकत सिर्फ हमारे डीएनए में नहीं, बल्कि हमारे माइक्रोब्स के मिले जुले जीनोम में है। बिल्कुल सही। वाह, इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है प्रकृति में? क्यों नहीं। हवाईयन बॉबटेल स्क्विड को देखिए। छोटा सा स्क्विड है। वो अपने शरीर में एक खास बैक्टीरिया पालता है, एलिविब्रियो फिशरी। अच्छा। रात में ये बैक्टीरिया रोशनी पैदा करता है। रोशनी? बैक्टीरिया? हाँ, तो जब कोई शिकारी नीचे से स्क्विड को देखता है तो वो रोशनी तारों जैसी लगती है और स्क्विड छिप जाता है। कमाल है, मतलब बैक्टीरिया उसे बचा रहा है। और स्क्विड बैक्टीरिया को घर और खाना दे रहा है, सहजीवन। गजब। अच्छा, और वैज्ञानिकों ने ये समझने के लिए क्या किया कि इन माइक्रोब्स के बिना जीवन कैसा होगा? इसके लिए जर्म फ्री चूहे बड़े काम आए। जर्म फ्री मतलब बिना कीटाणुओं वाले? बिल्कुल। उन्हें पूरी तरह से रोगाणु मुक्त स्टेराइल माहौल में पाला जाता है। उनके शरीर में कोई माइक्रोब नहीं होता। फिर उन पर प्रयोग किए और उनसे पता चला कि माइक्रोबायोटा के बिना
उनका पाचन ठीक से नहीं होता, उनका इम्यून सिस्टम अविकसित रह जाता है ओहो। और वे कई बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ये दिखाता है कि हमें इनकी कितनी जरूरत है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मान लीजिए 100-150 साल पहले, तब तो दुनिया बिल्कुल अलग थी। हाँ बिल्कुल। तब तो जानलेवा संक्रामक बीमारियां आम थी, चेचक, टीबी, निमोनिया, हैजा, बाप रे। और औसत उम्र 1900 के आसपास, मुश्किल से 30-40 साल। सोचकर भी डर लगता है आज ये तस्वीर इतनी कैसे बदल गई। देखिए, 4 बड़े बदलाव आए, उन्होंने क्रांति ला दी। 4 बदलाव कौन से? पहला, टीकाकरण। एडवर्ड जेनर के चेचक के टीके से शुरुआत हुई। हाँ, वो गाय वाला किस्सा। वही। और आज टीकों ने पोलियो, डिप्थीरिया जैसी कई बीमारियों को लगभग खत्म कर दिया है। सही। दूसरा, स्वच्छ चिकित्सा पद्धतियां। इग्नास सेमेलवीज ने बताया कि डॉक्टरों को हाथ धोने चाहिए। अच्छा, इससे फर्क पड़ा? बहुत। प्रसव के बाद होने वाली मौतें बहुत कम हो गईं। और फिर जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी में एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल शुरू किया। अस्पतालों में संक्रमण कम हुए। तीसरा क्या था? तीसरा, स्वच्छता। जॉन स्नो ने लंदन में साबित किया कि हैजा गंदे पानी से फैलता है, न कि खराब हवा से। मतलब साफ पानी, सीवेज सिस्टम। बिल्कुल। इसने कई बीमारियों को रोका। और चौथा तो एंटीबायोटिक्स ही होगा। एकदम सही। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन की वो आकस्मिक खोज, उसने बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज संभव बना दिया। इन चारों ने मिलकर तो वाकई कमाल कर दिया। जीवन प्रत्याशा लगभग दोगुनी हो गई। हाँ, 2005 तक करीब 66 साल हो गई थी। हम संक्रामक रोगों से लड़ने में बहुत कामयाब हुए। लेकिन यहाँ एक लेकिन है ना? ऐसा लगता है कि पुरानी दुश्मनों को हराते हराते हमने अनजाने में नए दुश्मनों के लिए दरवाजा खोल दिया है। हाँ, यही विरोधाभास है। आज हम एक अलग तरह की महामारी देख रहे हैं। किस तरह की? देखिए, मोटापा दुनिया भर में बढ़ रहा है। अमेरिका में पिछले 50 सालों में दर 3 गुना हो गई है। टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, ये सब बढ़ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, एलर्जीज जैसे हे फीवर या दमा, एस्थमा कितने आम हो गए हैं आजकल। और ऑटो इम्यून बीमारियां, मतलब जहां हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही शरीर पर हमला करने लगता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हाँ, ये भी तेजी से बढ़ी हैं। फिर आंतों की समस्याएं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जिसे कहते हैं। करोड़ों लोग परेशान हैं। और मानसिक स्वास्थ्य का क्या? ऑटिज्म के मामले? उनमें तो नाटकीय वृद्धि हुई है। 1970 के दशक में ये बहुत दुर्लभ था। आज अमेरिका में हर 40-50 बच्चों में से एक में पाया जाता है। और डिप्रेशन, चिंता, ये भी बहुत आम हो गए हैं। और एक बात गौर करने वाली है, ये सभी बीमारियां ज्यादातर अमीर पश्चिमी देशों में, मतलब विकसित देशों में ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। तो सवाल वही है, क्यों? आखिर क्यों? क्या ये सब हमारे जीन्स की वजह से है? देखिए, अकेले जीन्स तो कारण नहीं हो सकते। हमारे जीन्स इतनी जल्दी नहीं बदलते। हाँ, ये तो सही है। जीन किसी बीमारी की संभावना बढ़ा सकते हैं, पर वो गारंटी नहीं है। माहौल का, जीवन शैली का बड़ा हाथ होता है। तो फिर क्या वजह हो सकती है? क्या संक्रमण कम होने से हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया है? ये एक थ्योरी है, हाइजीन हाइपोथेसिस, उस पर आएंगे। अच्छा। या फिर हमारी आधुनिक जीवन शैली ही दोषी है। हमारा खान पान, तनाव, ये जो हम जरूरत से ज्यादा साफ सफाई रखते हैं। ये सभी संभावित कारक हैं, बिल्कुल। लेकिन एक धागा, एक कनेक्शन जो इन कई बीमारियों को जोड़ता दिखता है, वो क्या है? वो है हमारी आंत और उसमें रहने वाले हमारे माइक्रोब्स। आंत। हिप्पोक्रेट्स ने कहा था ना कुछ करीब 2500 साल पहले सभी बीमारियां आंत में शुरू होती हैं। क्या वो सही थे? क्या हमारे माइक्रोबायोटा में बदलाव ही इन नई महामारियों का कारण बन रहा है? ये एक बहुत मजबूत संभावना है जिस पर अब बहुत शोध हो रहा है। मोटापे का उदाहरण ही लेते हैं। क्या ये वाकई सिर्फ ज्यादा खाने और कम चलने फिरने का मामला है? शायद नहीं। वो फ्रेडरिक बैकहेड और जेफरी गॉर्डन का जर्म फ्री चूहों वाला प्रयोग याद है? उन्होंने क्या किया? रोगाणु मुक्त दुबले चूहों को मोटे चूहों का गट माइक्रोबायोटा दिया। फिर वे चूहे कम खाने के बावजूद सिर्फ 2 हफ्तों में 60% तक मोटे हो गए। क्या बात कर रही हैं? 60%? सिर्फ माइक्रोब्स बदलने से? हाँ, ये दिखाता है कि आंत के बैक्टीरिया हमारे मेटाबॉलिज्म को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। मतलब हम खाने से कितनी ऊर्जा निकालते हैं, उसे कैसे स्टोर करते हैं, ये सब। और वो निखिल धुरंधर का काम, उन्होंने तो वायरस से मोटापे को जोड़ा था। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि एक आम सर्दी जुकाम जैसा वायरस AD36
चिकन, बंदरों और शायद इंसानों में भी मोटापे का कारण बन सकता है। मतलब मोटापा सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है, इसमें हमारे माइक्रोब्स, शायद वायरस भी। हाँ, उनकी भी भूमिका हो सकती है। और ये बात कि माइक्रोब्स सिर्फ वजन ही नहीं, व्यवहार भी बदल सकते हैं, ये तो और भी अजीब लगता है। अजीब है पर सच है। प्रकृति में इसके कई उदाहरण हैं। वो टॉक्सोप्लाज्मा वाला परजीवी, हाँ, जो चूहों को बिल्लियों से निडर बना देता है। ताकि चूहा आसानी से बिल्ली का शिकार बन जाए और परजीवी अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। ये तो डरावना है। क्या ये इंसानों में भी होता है? ये परजीवी मनुष्यों में भी पाया जाता है और कुछ स्टडीज हैं जो इसे रिस्क लेने वाले व्यवहार से और यहाँ तक कि सीजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों से भी जोड़ती हैं। बाप रे, मतलब हमारे पेट के कीड़े हमारे दिमाग पर भी असर डाल सकते हैं सीधा? ऐसा लगता है। और क्या इसका ऑटिज्म जैसी स्थितियों से भी कोई संबंध हो सकता है? हो सकता है। एलन बोल्टे की कहानी इसी तरफ इशारा करती है। कौन एलन बोल्टे? वो एक माँ है। उनके बेटे एंड्रू में कान के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स लेने के बाद ऑटिज्म के लक्षण उभरे। साथ ही उसे पेट की गंभीर समस्याएं भी थीं। ओह, बैक्टीरिया। हाँ, और उसका जहरीला पदार्थ न्यूरोटॉक्सिन शायद खून के जरिए उसके दिमाग तक पहुंच गया और ऑटिज्म के लक्षण पैदा किए। ओह, ये तो काफी बोल्ड थ्योरी थी। डॉक्टरों ने माना ऐसे? शुरू में बिल्कुल नहीं, लेकिन एलन लगी रही। आखिरकार एक डॉक्टर मिले, रिचर्ड सैंडलर। उन्होंने एंड्रू का इलाज एक खास एंटीबायोटिक वैंकोमाइसिन से किया। ये सी टेटाइनी पर असर करती है। और नतीजा? चौंकाने वाला। एंड्रू के ऑटिज्म के लक्षणों में नाटकीय सुधार हुआ। वो शांत हुआ, बात करने लगा, उसकी पेट की समस्याएं भी कम हुई। गजब। हालांकि ये सिर्फ एक केस स्टडी है। ये सिर्फ एक केस स्टडी है, इसे जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसने आंत मस्तिष्क कनेक्शन, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, उस पर शोध को बहुत बढ़ावा दिया। गट ब्रेन एक्सिस मतलब हमारे पेट और दिमाग के बीच सीधा संवाद होता है और इसमें माइक्रोब्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, हम ये महसूस भी करते हैं ना, तनाव होता है तो पेट गड़बड़ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जिसे गट फीलिंग कहते हैं, शायद उसका वैज्ञानिक आधार यही है। काफी हद तक आईबीएस में तनाव लक्षणों को बढ़ाता है। शोधकर्ता डेरिक मैकफैब ने तो ये भी दिखाया कि बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया एक केमिकल प्रोपियोनेट अगर चूहों को दिया जाए तो उनमें ऑटिज्म जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं, जैसे दोहरा वाला व्यवहार, सीखने में कठिनाई। तो ये तो साफ है कि आंत, माइक्रोबायोटा और मस्तिष्क के बीच गहरा संबंध है। हाँ, ये एक उभरता हुआ और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अच्छा, तो अगर हमारा माइक्रोबायोटा इतना जरूरी है, खासकर हमारे इम्यून सिस्टम को संतुलित रखने के लिए, तो फिर वो स्वच्छता परिकल्पना या हाइजीन हाइपोथेसिस का क्या हुआ? हाँ, वो डेविड स्ट्रैचन की 1989 की थ्योरी। हाँ, कि बचपन में कम संक्रमण होने से एलर्जी बढ़ती है, जैसे जिन बच्चों के ज्यादा भाई बहन होते हैं उन्हें हे फीवर कम होता है। देखिए, वो परिकल्पना पूरी कहानी नहीं बताती, वो अधूरी थी। क्यों? हाँ, ये सच है कि ज्यादा साफ सुथरे माहौल में एलर्जी, जो इम्यून सिस्टम की TH2 टाइप की अति प्रतिक्रिया है, ज्यादा होती है। लेकिन साथ ही ऑटो इम्यून बीमारियां भी तो बढ़ रही हैं। हाँ, जैसे टाइप 1 डायबिटीज। और वो इम्यून सिस्टम की TH1 टाइप की अति प्रतिक्रिया से जुड़ी हैं। तो मामला सिर्फ संक्रमण कम या ज्यादा होने का नहीं है, कुछ और गड़बड़ है। तो फिर असल समस्या क्या है? अगर सिर्फ संक्रमण की कमी नहीं है तो? नई सोच या कि ये अपडेटेड परिकल्पना ये है कि समस्या संक्रमण की कमी नहीं, बल्कि विविध माइक्रोबायोटा के संपर्क में कमी है। विविध माइक्रोबायोटा? हाँ, इसे ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने दोस्त परिकल्पना भी कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम लाखों सालों से इन पुराने माइक्रोबियल दोस्तों, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कीड़े के साथ मिलकर विकसित हुआ है। अच्छा। ये पुराने दोस्त हमारे इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करते हैं, उसे सिखाते हैं कि कब शांत रहना है, किस पर हमला करना है और किसे, जैसे खाने को या पराग कणों को बर्दाश्त करना है। और इसमें वो टी रेगुलेटरी कोशिकाएं, ट्रैग्स, उनका क्या रोल है? आपने जिक्र किया था। टी रेग्स बहुत महत्वपूर्ण है। वो इम्यून सिस्टम के शांति दूत या समझिए ब्रिगेडियर हैं। ब्रिगेडियर? हाँ, वे अति उत्साही इम्यून कोशिकाओं को कंट्रोल में रखते हैं, बेवजह की सूजन को रोकते हैं और हमारा माइक्रोबायोटा, हमारे ये पुराने दोस्त, इन ट्री रेग्स को बनाने और उन्हें सही ढंग से काम करने में मदद करते हैं। तो जब हमारे माइक्रोबियल दोस्त कम हो जाते हैं, एंटीबायोटिक से या खराब डाइट से या जरूरत से ज्यादा सफाई से, हाँ, तो ट्रैग्स कमजोर पड़ जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पाती और फिर इम्यून सिस्टम बिलगाम हो जाता है, अति सक्रिय।
बिल्कुल, वो छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगता है और शरीर में एक पुरानी धीमी गति की सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा होने लगती है। और यही सूजन आज की कई बीमारियों की जड़ है। मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, एलर्जी, ऑटो इम्यून रोग। हाँ, और शायद डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मानसिक रोगों की भी। तो मुद्दा सिर्फ साफ सफाई का डर नहीं, बल्कि माइक्रोबियल विविधता का नुकसान है। तो हम अनजाने में अपने इन माइक्रोबियल दोस्तों को नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं? एंटीबायोटिक्स तो जाहिर है एक बड़ा कारण है। हाँ, वो जरूरत पड़ने पर जीवन रक्षक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका असर परमाणु बम जैसा होता है। मतलब वो बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे अच्छे जरूरी बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, और उनका जरूरत से ज्यादा या अनावश्यक इस्तेमाल माइक्रोबायोटा को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। और खाने में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जानवरों को देते हो? हाँ, पशुपालन में उनका इस्तेमाल भी एक बड़ी चिंता का विषय है। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को तो बढ़ाता ही है, शायद हमारे माइक्रोबायोटा पर भी असर डालता है। और घरों में ये जो एंटीबैक्टीरियल साबुन, हैंड वॉश, क्लीनर, इनका क्या, ये फायदेमंद है या? ज्यादातर स्थितियों में शोध बताते हैं कि सादे साबुन और पानी से हाथ धोना ही काफी है। अच्छा। कई एंटीबैक्टीरियल उत्पादों में ट्राइक्लोसिन जैसे केमिकल होते हैं। ये न सिर्फ हमारे माइक्रोबायोटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि इनके एलर्जी से जुड़ने के भी प्रमाण मिले हैं, और ये पर्यावरण में जाकर भी समस्या पैदा करते हैं। और अत्यधिक नहाना, क्या वो भी एक मुद्दा हो सकता है? मैंने एओ बायोम नाम की कंपनी के बारे में पढ़ा था, वो कुछ स्प्रे बनाते हैं। हाँ, उनका सिद्धांत दिलचस्प है। वे मानते हैं कि हम रोजाना साबुन से नहाकर अपनी त्वचा से कुछ खास बैक्टीरिया, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, एओबीज को हटा देते हैं। एओबीज? ये क्या करते हैं? ये हमारी त्वचा पर पसीने में जो अमोनिया होता है उसे साफ करने में मदद करते हैं। प्राकृतिक क्लीनर समझिए। अच्छा। जब हम इन्हें हटा देते हैं तो दूसरे बैक्टीरिया बढ़ते हैं जो शरीर की गंध पैदा करते हैं। फिर हम और ज्यादा साबुन, डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं। एक दुष्चक्र बन जाता है। तो इनका स्प्रे इन एओबीज को वापस लाता है? हाँ, उनका यही दावा है कि इससे त्वचा का प्राकृतिक संतुलन लौटता है और गंध कम होती है। ये अभी नई रिसर्च है, पर सोचने वाली बात जरूर है। और खाने पीने का असर, डाइट का? बहुत गहरा असर है। हमारी पश्चिमी डाइट, मतलब प्रोसेस्ड फूड, चीनी, फैट ज्यादा और फाइबर कम। हाँ, ये हमारे आंत के दोस्तों के लिए रेगिस्तान जैसी है। फाइबर, खासकर प्लांट फाइबर, हमारे अच्छे बैक्टीरिया का मुख्य भोजन है। तो जब हम फाइबर कम खाते हैं तो बैक्टीरिया भूखे मरते हैं, उनकी संख्या कम होती है, उनकी विविधता घटती है, और वो प्रजातियां खत्म हो सकती हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं। और पारंपरिक आहार जैसे अफ्रीका या अमेज़न के? उनका आहार फल, सब्जियों, साबुत अनाज, फलियों से भरपूर होता है। उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, और नतीजा, उनके आंत में माइक्रोबियल विविधता बहुत ज्यादा होती है। उनके पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट फाइबर को बहुत अच्छे से पचाते हैं, जो शायद हमारे पास कम हो गए हैं। ये जो आजकल ग्लूटेन या लैक्टोज इंटॉलरेंस इतना बढ़ गया है, क्या ये भी हमारे बदलते माइक्रोबायोटा का ही संकेत है? ये एक संभावना है। हो सकता है कि हमारे माइक्रोबायोटा में वो बैक्टीरिया कम हो गए हों जो इन्हें पचाने में मदद करते थे। तो अगर नुकसान हो गया है, हमारे माइक्रोबियल दोस्तों का संतुलन बिगड़ गया है, तो क्या इसे ठीक करने के तरीके हैं? प्रोबायोटिक्स के बारे में बहुत सुनते हैं, दही, कैप्सूल। हाँ, प्रोबायोटिक्स मतलब जीवित अच्छे बैक्टीरिया। मेचनिकॉफ ने 100 साल पहले बुल्गारियाई लोगों की लंबी उम्र को दही से जोड़ा था। क्या ये काम करते हैं? कुछ खास स्थितियों में मदद कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक लेने के बाद डायरिया रोकने में या कुछ आंत की समस्याओं में। कुछ रिसर्च चूहों में टाइप 1 डायबिटीज रोकने में भी असर दिखाती है, लेकिन अक्सर उनका असर सीमित होता है। कई प्रोबायोटिक्स में वही लैक्टोबैसिलस या बिफिडोबैक्टीरिया होते हैं जिन्हें लैब में उगाना आसान होता है। जरूरी नहीं कि वे हमारी आंत के मुख्य निवासी हों या वहां जाकर टिक जाएं। अच्छा, तो फिर प्रीबायोटिक्स बेहतर हैं? प्रीबायोटिक्स मतलब वो खाना जो हमारे मौजूदा अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है। जैसे फाइबर? बिल्कुल, खास तरह के फाइबर। ये एक तरह से हमारे आंत के बगीचे के लिए खाद का काम करते हैं। प्याज, लहसुन, केला, जई, शतावरी, एस्पैरागस, इनमें अच्छे प्रीबायोटिक फाइबर होते हैं। तो विविध फाइबर युक्त आहार लेना शायद सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, अपने माइक्रोबियल दोस्तों को खुश रखने और उनकी विविधता बढ़ाने का ये सबसे टिकाऊ तरीका लगता है। और वो सबसे
अनोखा तरीका फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, FMT, हाँ, जिसे ट्रांसफ्यूजन भी कहा गया है। यानी किसी स्वस्थ व्यक्ति का मल या स्टूल लेकर बीमार व्यक्ति की आंत में डालना। ये सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, अजीब जरूर है, पर ये कुछ मामलों में जीवन रक्षक साबित हुआ है। सच में? हाँ, खास तौर पर सी डिफिसिल नाम के एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया के संक्रमण में। ये संक्रमण अक्सर एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल के बाद होता है और जानलेवा हो सकता है। और FMT इसमें काम करता है? 90% से ज्यादा सफलता दर है। ये किसी भी दूसरी दवा से कहीं ज्यादा प्रभावी है। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर टॉम बोरोडी ने इसे IBS जैसी स्थितियों में भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। कैसे करते हैं ये? स्वस्थ डोनर के स्टूल को प्रोसेस करके, साफ करके, उसे सलाइन में मिलाते हैं, फिर उसे मरीज की आंत में कोलोनोस्कोपी, एनिमा या कैप्सूल के जरिए पहुंचाया जाता है। क्या ये ऑटिज्म या मोटापे जैसी बीमारियों का भी इलाज बन सकता है? इस पर अभी शोध चल रहा है। कुछ शुरुआती स्टडीज हुई हैं, कुछ नतीजे उत्साहजनक भी हैं, पर अभी ये स्थापित इलाज बिल्कुल नहीं है। चुनौतियां होंगी इसमें। बहुत। सुरक्षा का सवाल है, सही डोनर कैसे चुनें, लंबी अवधि के क्या प्रभाव होंगे, प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज कैसे करें, ये सब। लेकिन FMT ये जरूर दिखाता है कि एक स्वस्थ माइक्रोबायोटा को बहाल करने में कितनी जबरदस्त शक्ति है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कहीं हम अपनी आधुनिक जीवन शैली से अपनी ये जो माइक्रोबियल विरासत है इसे खो तो नहीं रहे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम एक सुपर ऑर्गेनिज्म हैं। हाँ, 10% मानव कोशिकाएं और 90% माइक्रोबियल साथी। और ये साथी हमारे पाचन, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे वजन और यहाँ तक कि हमारे मूड और व्यवहार को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। सही। और एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, कम फाइबर वाला आहार, जरूरत से ज्यादा साफ सफाई, इन सब ने इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया है। और शायद, मैं कहूंगी शायद यही 21वीं सदी की कई बीमारियों, मोटापा, एलर्जी, ऑटो इम्यून रोग, मानसिक समस्याएं, इनके बढ़ने का एक बड़ा कारण है। और देखिए, ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि हमारा माइक्रोबायोम दवाओं पर हमारी प्रतिक्रिया को भी बदल सकता है। अच्छा, कैसे? एक उदाहरण है एगर्थेला लेंटा नाम का एक आंत बैक्टीरिया है। कुछ लोगों में ये बैक्टीरिया दिल की एक आम दवा डिगॉक्सिन को निष्क्रिय कर देता है। मतलब उन लोगों पर दवा असर ही नहीं करती। अरे, तो इलाज तय करने से पहले माइक्रोबायोम जानना जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। भविष्य में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी व्यक्तिगत इलाज शायद इसी पर आधारित होगा। हमें सिर्फ व्यक्ति के जीन्स नहीं बल्कि उसके माइक्रोब्स को भी समझना होगा। वाह, तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हम अपने शरीर के इस 90% हिस्से का, अपने इन अनदेखे अनजाने साथियों का थोड़ा सचेत होकर ख्याल रखना शुरू करें, अपने खाने पीने से, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर समझदारी से, अपनी जीवन शैली से, तो इसका हमारी सेहत पर, हमारी खुशी पर और शायद इंसान होने की हमारी परिभाषा पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक खोज जारी रखें।